कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप अपनी किसी फैमिली गैदरिंग में गए और वहाँ किसी अननोन आदमी ने आपको देखते साथ ही पहचान लिया कि आपके फादर फलाँ हैं और मदर फलाँ हैं, तुम फलाने के बेटे हो, फलाने के बेटे हो। हाउ वर दे एबल टू रिकॉग्नाइज़ यू? बाय लुकिंग एट योर फीचर्स, बाय लुकिंग एट योर फिजिकल अपीयरेंस एंड बाय लुकिंग एट अ सिमिलैरिटी एंड रिज़ेम्बलेंस विद योर पेरेंट्स। हम डीएनए में ऐसी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो हम अपने दोनों पेरेंट्स से लेते हैं और हमारी बॉडी में आके वो रिकम्बाइन करती है और हमारा एक नया कॉम्बिनेशन बना देती है। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए में कौन से पार्ट्स जीन्स कहलाते हैं, जीन्स का ट्रांसफर कैसे होता है, जीन्स की स्टडी को क्या कहते हैं और बहुत कुछ। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस आपका मोटिव क्या होना चाहिए। यू नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नंबर टू, हाउ डीएनए इज एबल टू कैरी इंफॉर्मेशन। नंबर थ्री, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो अ, हमारा जीन है, इस जीन के वेरिएंट्स क्या होते हैं, यानी एलील्स क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए लोकस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। सो जब आप ये वीडियो को एंड तक देख लें, दोबारा एक मरतबा इसका स्टार्ट प्ले कीजिएगा और अपने माइंड मैपिंग कीजिएगा कि आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल गया कि नहीं। सो लेट्स गिव इट अ लुक, लेट्स फ्लिप टूवर्ड्स द स्क्रीन। जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस की बात करते हुए मैं स्टार्ट यहां से लूंगा कि आपको बताया कि इफ वी टॉक अबाउट एन एनिमल सेल, अगर ये एनिमल सेल है तो इस एनिमल सेल के अंदर एक बहुत ही बड़ा और प्रोमिनेंट ऑर्गेनल होता है और इस ऑर्गेनल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। दिस ऑर्गेनल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं, हम उन मटेरियल्स को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेटे दो चीजें होती हैं। नंबर वन, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए है एंड नंबर टू, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। बेटे आपस में बात बिल्कुल नहीं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो दूर दूर बैठ। सो डीएनए और क्या है? प्रोटीन्स है। ये डीएनए और प्रोटीन्स दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। नंबर वन, इन अ लूज फॉर्म, इन अ लूज फॉर्म, एंड नंबर टू, इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। नंबर वन ये लूज फॉर्म में, नंबर टू कॉम्पैक्ट फॉर्म। बेटे जब ये लूज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं तो लूज फॉर्म में हम इनको बोलते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन। एंड व्हेन दे आर इन कॉम्पैक्ट फॉर्म तो हम इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। सो दे आर क्रोमाटिन एंड दे आर क्रोमोसोम्स। अभी हम यहां पर इस न्यूक्लियस को ही इनहांस करके बनाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों फॉर्म्स इस न्यूक्लियस के अंदर कैसी लग रही होती हैं। अगर ये सिर्फ क्रोमाटिन की फॉर्म में है तो ऐसे डीएनए बिखरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है, जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो बेटे ये यूं सुपर कोआइल होने लगता है। कैसे सुपर कोआइल होने लगता है? लाइक दिस। सो ये वाली जो फॉर्म थी ये क्या थी? इट वाज क्रोमाटिन। और ये वाली जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस के अंदर ही है। किस वक्त, अब सवाल ये पैदा होता है कि किस वक्त ये क्रोमाटिन की फॉर्म में होती हैं और किस वक्त ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है ये डीएनए। जब बेटे आपके डीएनए ने यूटिलाइज होना होता है, जब आपका डीएनए यूटिलाइज हो रहा होता है तो उस वक्त ये क्रोमाटिन की फॉर्म में होता है। और जब आपका सेल डिवाइड कर रहा होता है,
जब आपका सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब सेल डिवीजन होनी होती है, तो बेटे इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि ये डीएनए इतनी ज्यादा एनॉर्मस इंफॉर्मेशन है, ये इतना ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मैनेज इट इन दिस वे। जैसे वो अगर, बेटा बताता हूं आपको मैं, जो पहले समझा रहा हूँ प्यारे बच्चे, पहले उस पर तो फोकस कर लिया। ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि ये इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अनकंट्रोलेबल है। ठीक है जी। सो इसकी डिवीजन को करना वैसे ही इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब सेल ने डिवीजन फेज में जाना होता है, जब सेल सेल डिवीजन में जाता है बेटे, तो उस वक्त ये इसको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और रूटीन में जब सेल अपने जीन्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है, जब सेल अपना रोल प्ले कर रहा होता है जिस काम के लिए सेल को बनाया गया, तो उस वक्त ये क्रोमाटिन की फॉर्म में। अभी मैं आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। हम अगर इस क्रोमोसोम को, जो कि हमने यहां यूं बनाया, और मैंने यहां पे ये एक लफ्ज लिखा कि इट इज अ सुपर क्वाइड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अ सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो क्रोमोसोम है। अगर बेटे हम इसके, अच्छा, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जो आपको फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको फ्लैप्स नजर आ रहे हैं, ये पूरे का पूरा एक क्रोमोसोम है। और इसका एक ये सिंगल फ्लैप कहलाता है क्रोमाटिड। इसका ये जो सिंगल फ्लैप है, ये क्या कहलाता है? क्रोमाटिड। जी, मैंने कहा कि ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक क्रोमोसोम है। और इस क्रोमोसोम का ये जो सिंगल फ्लैप है, यानी ये इतना, यहां से लेके यहां तक, ये फ्लैप कहलाता है क्रोमाटिड। इसका मतलब एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमाटिड्स होते हैं? टू। वन क्रोमोसोम कंटेन्स टू क्रोमाटिड्स। ठीक है। अभी जरा पहले डीएनए के स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। अगर बेटे मैं यहां से, ये मैंने कहा था कि ये धागे है, ये जो सुपर कॉइल हुआ हुआ है, अगर बेटे मैं यहां से इसको ऐसे ओपन करना शुरू करूं, तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है। ये एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है जिसका नाम डीएनए है। मैक्रोमोलिक्यूल का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, या एक पॉलीमर, या अगर आप इसको हम ब्रैकेट में पॉलीमर भी लिख लें तो भी नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। एंड दिस पॉलीमर लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। इसकी जो शेप है, इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। यानी इसके दरमियान में भी बेटे ऐसे लिंक्स बने हुए होते हैं, कुछ चीजें बनी हुई होती हैं। लैडर तो ऐसा ही होता है ना। सो इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर, ट्विस्ट किए हुए लैडर जैसा लगता है। बट आपको समझाने के लिए कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, मुझे इस लैडर को इस ट्विस्टेड फॉर्म से ओपन करना पड़ेगा, और मुझे इसको स्ट्रेट करके बनाना पड़ेगा। और ये मैं आपके लिए यू बना रहा हूं। ये लीजिए, ये मैंने एक लैडर बनाया आपके सामने, और इसमें मैंने दो तीन चीजें बना दी हैं। इस ट्विस्टेड लैडर में प्यारे बच्चों आपको दो चीजें नजर आएंगी। नंबर वन, वी हैव अ शुगर फॉस्फेट
बैकबोन, ये और ये दोनों शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये जो आपको बड़े बार्स नजर आ रहे हैं ना, बड़े डंडे नजर आ रहे हैं, ये क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और बेटे इसके अंदर जो दूसरी चीजें आपको नजर आ रही हैं, दिस दिस एंड दिस, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स बेटे बेसिस होते हैं, और ये चार तरह के होते हैं। एक का नाम है एडेनिन, दूसरे का नाम है थायामीन, तीसरे का नाम है साइटोसिन, और चौथे का नाम है गवानीन। हम इनको बोलते हैं ए, टी, सी एंड जी। ये क्या है? ए, टी, सी एंड जी। बेटे आप मोबाइल नहीं यूज करें, इधर तवज्जो करें, छोड़ दे मोबाइल जी। इनके नाम नहीं याद करने बेटे। ए हमेशा बॉन्ड करेगा टी के साथ, और कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। और जी हमेशा बॉन्ड करेगा किसके साथ? सी के साथ, और आपस में कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3। ये आपने याद रखना है कि ए और टी के दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं? 2, 2 बॉन्ड्स। और जी और सी के दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं? 3। ये आप जरूर याद रखिए। एडिनिन, ADENINE। इसके अंदर कितने हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उसमें कितने थे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। थायामीन, MINE। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स लिख दूं, तो आप बता देंगे कि यहां पर दूसरी जगह कौन सा आना चाहिए? A, T, T, C, 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 G, A, G, A, T, C, C, G। चले बेटा जरा फटाफट बताते जाएं कि मैं नीचे यहाँ क्या लिखूं। बोलिए, सब लोग मिलके बोले, क्या लिखूं? ठीक है ना जी? आपकी और मेरी रेस लगी, मैं जीत गया। अब बेटे आपको ये पता चल गया कि अगर ए है वहां पर टी होगा, अगर टी है नीचे ए होगा, वगैरह वगैरह। व्हाइट लाइन इस तरह की, ये 2 बार्स हैं, एक ए उधर लगा हुआ है, साथ वो टी है, तो इनके दरमियान बॉन्ड है। ये जो व्हाइट लाइन है, ये बॉन्ड को शो कर है। अब बेटे हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि ये डीएनए है, हमें डीएनए की कॉम्पोजिशन भी पता चल गई, राइट? अब हमें पता चलेगा कि जीन क्या है। ये जो आपके पास पूरे का पूरा एक सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट से यहां से लेके यहां तक, ये जो मैंने येलो कर दिया, ये क्या होगा? जीन। ये क्या होगा? जीन। Let's say that this particular highlighted part is a gene. Now, let's discuss what is a gene. So, this gene is any part of DNA which is capable of making proteins. कोई भी पार्ट है डीएनए का जो प्रोटीन्स बनाने के लिए कैपेबल है, हम उसको क्या बोलेंगे? जीन। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पार्ट यहां था, वो पार्ट कहीं यहां था। लेट्स हाईलाइट दिस पार्ट एज वेल। जो जीन मैंने वहां नीचे बनाया, इसका मतलब ये जीन यहां था, और ये मैं कहां से लिया था? क्रोमोसोम से लिया था। इसका मतलब ये जीन कहीं यहां था। इसका मतलब ये जीन कहीं यहां था। अब ये जीन है क्या? अच्छा, ये पता चल गया कि ये जी एनी पार्ट ऑफ डीएनए विच इज कैपेबल ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। ठीक है जी। इस जीन की स्टडी क्या कहलाएगी? जेनेटिक्स।
इस जीन की स्टडी क्या कहलाएगी बच्चों? जेनेटिक्स। इस जीन का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको? इनहेरिटेंस। अब जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस का सबसे पहले तुम्हें फर्क पता होना चाहिए ना कि इनका फर्क क्या है। तो ये है फर्क। हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है? इनहेरिटेंस। तो हमें पता चला कि जेनेटिक्स क्या होती है, हमें पता चला कि इनहेरिटेंस क्या होती है। इस सीक्वेंस का, इस पार्ट का ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बेटे इस पार्ट की कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, इसको कट करना, इसको कॉपी करना और पेस्ट करना इन अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? शाबाश, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात समझ आई आपको कि जीन क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज। अच्छा, अब हम बेटे आपको समझाने के लिए करते क्या है कि हम क्रोमोसोम को ऐसे नहीं ड्रॉ करते, हम क्रोमोसोम को ऐसे ड्रॉ करते हैं। समझाने के लिए हर मर्तबा वो लच्छा सा बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया। और हम ये बताने के लिए कि इसके ऊपर जीन क्या। अच्छा, ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाया है, दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। बिकॉज इसमें यहां पर जो एलील जीन होगा, यहां पर भी वही जीन होगा, यहां पर जो जीन होगा यहां पर भी वही जीन, यहां जो है यहां पर भी वही जीन। यानी हमारा ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इनमें जो क्रोमेटिड्स हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्रोमेटिड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यानी अगर यहां पर आई कलर का जीन है तो यहां पर भी आई कलर का जीन है। अगर यहां पर हाइट का जीन है तो यहां पर भी हाइट का जीन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। मगर एक बात को समझने की जरूरत है कि हर आदमी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? टोटल हैं जी हमारे पास 46, बट ये 46 आर इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। इसका मतलब अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इस तरह का एक और भी होगा, इस तरह का एक और भी होगा। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस तरह का पेयर होगा। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 23 ऐसे पेयर्स होंगे। नो, दे आर क्रोमेटिड्स, लेकिन वी हैव 23 पेयर्स लाइक दिस। मुझे समझ में आ गई आप क्या कह रहे हैं? आपके टीचर ने आपको समझाने के लिए कहा होगा एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम, ऐसा ही ना? ऐसा नहीं होता। हम ओ लेवल में समझाने के लिए, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस समझाने के लिए बच्चे को एक ही क्रोमोसोम पे राइट पे कोई और, लेफ्ट पे कोई और एलील दिखा देते हैं। करूंगा भी मैं भी वही आपके साथ, ठीक है। लेकिन
हमारे पास ये याद रखें कि हर क्रोमोसोम एक पेयर की फॉर्म में है और हर क्रोमोसोम के अंदर दो दो क्रोमाटिड्स मौजूद, राइट। अब बेटा एक और बात, हमारे पास हमें समझना है एक चीज, और वो है वेरिएंट, कि ये वेरिएंट क्या होता है। वेरिएंट होता है प्यारे बच्चों एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार से एक शर्ट लेने जाते हैं, ठीक है, एक सेम शर्ट है, एक आपको वो व्हाइट कलर में अवेलेबल है, और दूसरी वो आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल है, और तीसरी वो आपको रेड कलर में अवेलेबल है। बाद में इमेजेस डालूंगा यहाँ पर उठा के नेट से। व्हाइट में भी अवेलेबल है, ब्लैक में भी अवेलेबल है जी, रेड में भी अवेलेबल है तो वो शर्ट है, वो क्या, शर्ट। उसका शर्ट होना इज जस्ट लाइक उसका जीन होना है। इट्स जस्ट लाइक कि वो जीन है। वो क्या है, जीन, सब मिलके बोले, जीन। और उसका वाइट, ब्लैक या रेड होना क्या है, उसकी जो वेरिएंट्स होना है वो क्या है, एलील्स। वो क्या है, एलील्स। यस, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। मैं यहां पर और इंटरनेट से इमेजेस डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट आई कलर। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि आई कलर, तो ये आई कलर क्या है हमारे पास, ये जीन है। आई कलर, आई का कलर क्या है, जीन है जो आई को कलर देगा। और हम इस जीन के वेरिएंट्स यहां पर आपको करके निकाल के दिखा देंगे इंटरनेट से। ब्लैक, ब्लैक आई, ब्लू आई, ग्रीन आई, और कौन से होते हैं कलर्स, ब्राउन, पर्पल मैंने आज तक नहीं देखा। वो लेंस होते हैं, वो कलर ओरिजिनल नहीं होता। और बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बच्चे लेंस लगाते हैं ना, लेंस, ये बड़ा खतरनाक होता है। और खास तौर पर अगर आपने लेंस लगाया हुआ है तो आपने बॉन फायर में फायर के पास नहीं जाना बेटे, फायर के पास नहीं जाना, क्योंकि देर सम टाइम देर आर सम एक्सीडेंट्स जिसमें बच्चे ने, बच्चे तो कम लगाते हैं, बच्चियां ज्यादा लगाती हैं, लेंस लगाया है और बॉन फायर के पास गए हैं, अगर आग एकदम बढ़ी है तो वो लेंस तो आपको पता है बहुत मेम्ब्रेन की तरह थिन होता है, वो पिघल के आंख को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। दैट कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी डेंजरस। अनलेस कि बड़ा ही जरूरी हो, आंख से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं है, ये इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। अनलेस और अनटिल यू आर इन शो बेस और इट्स योर मॉनेटरी रिक्वायरमेंट, नहीं यूज करने चाहिए। अच्छा बेटे, अब ये मैं आपको, तो ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये सब के सब क्या हैं, एलील्स। एलील्स। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो एक ऑर्गेनिज्म है, कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को अपने पेरेंट से सेम एलील्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सेम एलील्स। मदर से भी ब्लैक आई का एलील मिल गया, फादर से भी ब्लैक आई का एलील मिल गया, ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा होमोजाइगस। क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। अगर उसको अपने पेरेंट से डिफरेंट एलील्स मिल गए, अगर डिफरेंट एलील्स मिल गए तो वो कहलाएगा हेट्रोजाइगस। किसी का होमोजाइगस होना या किसी का हेट्रोजाइगस होना, होमोजाइगस होना या हेट्रोजाइगस होना कहलाता है उसकी क्या, जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या है, दैट ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, इसको क्या बोलते हैं, उसकी जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है फिर, व्हाट इज फिनोटाइप।
एज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जीनोटाइप, बेटा हाँ जी, आपको पता था कि मैं आप ही को पॉइंट आउट करूँ, इसीलिए आपने देखा, वरना कोई भी देख सकता था। मेरे बेटे ये आप प्लीज मोबाइल फोन को अपने बैग में डाल दें, ये आपका दुश्मन है, समझ आई? बंद करें इसको। ये एक आपका दुश्मन है जिसको आप अपने साथ कैरी कर। आपको मैं तो एक वीलॉग बनाऊंगा जिसमें मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि अपने बच्चों को बटनों वाले मोबाइल, कॉल आए कॉल जाए, बेटा अकेडमी पहुंच गई जी मामा पहुंच गई, बेटा वापस आ रही हो जी मैं बस खत्म, इसके अलावा और सब कुछ नहीं चाहिए आपको। है ना बेटे? आप लोगों के लिए भी यही बात है। जो आप दुनिया जहान की चीजें आपको पता चलती जा रही है ना, ये बड़ा खतरनाक हो। फिनोटाइप क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ एनी जीनोटाइप, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फिजिकल ट्रेट्स बन रहे हैं वो उसकी फिनोटाइप। माँ से ब्लैक आइज आई है, बाप से भी ब्लैक है, बच्चे की भी ब्लैक आइज है, अब उसकी आंखों का ब्लैक होना उसकी क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, ये उसकी फिनोटाइप। माँ से ब्लू आइज का जीन आया, बाप से ग्रीन का आया, उसकी आंखें होगी ब्राउन, अब उसकी जो ब्राउन आंखें हैं वो क्या है? फिनोटाइप। ठीक है जी। तो बेटा आपको पता चला कि जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं? फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। देखिए माँ भी टॉल है, बाप भी टॉल है, बच्चा भी टॉल है, ये इसका टॉल होना उसकी क्या है? फिनोटाइप है। माँ टॉल है, बाप शॉर्ट है, माँ टॉल है, बाप शॉर्ट है, इसका मतलब क्या है कि बाप बहुत ज्यादा अमीर है, वरना क्यों अपनी इतनी टॉल बेटी देते? ठीक है जी। फादर इज शॉर्ट, मदर इज टॉल, ठीक है बेबी। अब हम देखेंगे फादर की फिनोटाइप क्या है? शॉर्ट हाइट। मदर की फिजिकल अपीयरेंस क्या है? लॉन्ग हाइट। अब किड अगर मीडियम हाइट का हो जाता है, ये लॉन्ग टॉल और मीडियम हाइट उनके फिनोटाइप है, ये उनका फिजिकल ट्रेट है। जी बेटा, होमोजाइगस। अच्छा, अगर एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक खास जीन के लिए माँ और बाप दोनों से सेम एलील्स मिल रहे, सेम एलील्स, यानी फादर से भी टॉल जीन मिला है, माँ से भी टॉल जीन मिला है, अब वो जीन के हाइट के लिए वो क्या होगा? होमोजाइगस। लेकिन अगर फादर से टॉल जीन मिल गया, मदर से शॉर्ट मिल गया, तो वो क्या है? हेट्रोजाइगस। अच्छा जी। अब बेटे आपको एक और चीज जो पता होनी चाहिए बड़ी जरूरी, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस। यस, आपने मैथ्स में लोकस पढ़ा होगा। क्या होता है लोकस? पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम। जीन की पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर क्या कहलाती है? उसका लोकस। एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर भी बाद में मैं डालूंगा, चलो आपको दिखाते हैं। अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और इसका ये क्रोमेटिड्स हैं जी, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे इस पोजीशन के ऊपर कोई एक खास जीन पाया जाता है, लेट्स से किसी एंजाइम की प्रोडक्शन की कोई प्रोटीन है जो यहां पर है, किसी एंजाइम की प्रोडक्शन का जीन है, तो बेटे दुनिया के सारे इंसानों के क्रोमोसोम नंबर 1 की इस पोजीशन पे वो उस एंजाइम का ही जीन होगा। यानी स्पीशी में, किसी एक स्पीशी में क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन होती है, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर दैट स्पीशी। उसके क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो पहला जीन है, उसकी स्पीशी के सारे ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम नंबर 1 पे पहला जीन वही होगा, उस दूसरा जो है सब में वही होगा। सो लोकस इज अ लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर ये फिक्स ना होती तो जेनेटिक्स पढ़ना पॉसिबल ही ना होता। हम ढूंढते रहते थे कि इस बंदे, अब कैसे पता चलेगा इस बंदे के कौन से
क्रोमोसोम पे वो वाला जीन है, वो ढूंढते रहो ना, वो मिले ना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सके। जब म्यूटेशन होती है तो डोनर सेल हो रहा है। नो, अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर जो मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, हमें अब ये भी देखना है कि डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करता है। डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करता है, अब जरा हम उस तरफ चलते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, हाउ इज डीएनए कैपेबल of carrying information। कैसे इंफॉर्मेशन कैरी करता है, मुझे बताइए। हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स क्या होते हैं? 0 to 9। 0 to 9 हमारे पास क्या है? नंबर्स हैं। इसी तरह डीएनए के अंदर क्या है? सिर्फ 4 ही नंबर्स हैं, A, T, G एंड C। ठीक है जी, 0 to 9 नंबर्स हैं। आप 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 7, 9, 3, ये आपके रूहानी फादर यानी मेरा नंबर है। ठीक है जी। ये नंबर अगर आप मिलाएंगे और बेल जाएगी तो आगे से मैं कॉल उठाऊंगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, ये नंबर एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। इसी तरह एड्रेस भी होता है, इसी तरह पोस्टल कोड्स भी होते हैं, इसी तरह मतलब आपके हर एक चीज। तो नंबर इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करें? जैसे ये नंबर एक इंफॉर्मेशन कैरी करे। अगर आप यहां पर एक 3 की बजाय 4 मिला दें और कहीं सर 7 से बात करनी, वो बंदा कहे भाई क्या हो गया, आप कहे यार कोई बात नहीं, एक ही तो डिजिट गलत हुआ है, करा दो बात। नहीं हो सकता, ऑल टुगेदर किसी और को कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बेटे, हमारे पास हमारे डीएनए के अंदर बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है, और इस सीक्वेंस के अंदर ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, ATGC, और दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डीएनए की कॉम्पोजिशन एक ही है, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ ATGC चेंज। ठीक है जी, ATTCCCGCCA वॉट एवर। तो ये हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर जीन हो जाए, मुझे यहाँ पर इसको, वो RNA में होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज में सेम होती है। सेम होती है, सेम भी होती है और पर्टिकुलर डिफरेंसेस भी होते हैं। यानी आप भी ह्यूमन है, एक और भी बंदा ह्यूमन है, तो कुछ चीजें उनमें कंजर्व्ड होंगी, एक जैसी होंगी, और कुछ वेरिएशन की वजह से आप और तरह दिख रहे हैं, वो और तरह दिख रहे हैं। तो देयर आर सम रीजन्स व्हिच आर कंजर्व्ड एंड देयर आर सम रीजन्स व्हिच आर वेरिंग इन बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। अब बेटे मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमारे पास ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के अंदर मोर देन, ये क्या हो गया, यही सब बातें पढ़ा रहा हूं बेटे आपको मैं। हमारे पास इस डीएनए के अंदर मोर देन 97% डीएनए इज जंक डीएनए। मोर देन 97% डीएनए क्या है बेटे? जंक डीएनए, इससे कुछ बनता ही नहीं। क्यों? in order to save the original DNA which are in the form of genes. So all the DNA is not called gene. Gene is a particular region in between. अब आपको इसकी मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। ये मेरा नंबर है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको छुपाना चाहता हूं तो मैं 3 ऐसे नहीं छुपेगा, 3, 4, 9, 2, 1, 7, 5, 8, 9, 2, 3, 0, 3,
2 वगैरह वगैरह। इस तरह करके अगर मैं लिख दूं 0 3 2 3 4 5 3 2 3 0 3 2 1 4 8 2 0 9 1 2 8 9, और इसी तरह मैं नीचे भी कुछ ना कुछ लिख दूं। अब चूंकि आपके सामने मैं पहले ही अपना नंबर लिख चुका हूं, तो आपका दिमाग आपको ये बताएगा कि वो सर का नंबर है। लेकिन अगर किसी रैंडम बंदे को हम बाहर से बुला लें और इसके ऊपर भी हम इस तरह ऐसे लिख दें और उसको कहें कि इसमें एक नंबर है ढूंढ के निकालो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो 03429567778 को नंबर समझेगा, या बाद वो समझेगा अच्छा यार ये आगे तो नहीं है पीछे तो नहीं। जैसे इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखकर मैं ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को छुपा सकता हूं, जो कि ये थी। सेफ हो गई ना बेटे ये इंफॉर्मेशन। बिल्कुल इसी तरह बेटे डीएनए के अंदर भी देर आर सर्टन रीजन्स which are capable of producing something, they are called gene, and rest is the junk DNA which is there to save these genes. So ये आपके पास पूरे का पूरा डीएनए है, पूरे का पूरा क्या है डीएनए, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन क्या है, एक जीन है। ये क्या है, जीन है। इसी तरह ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन एक जीन है, और ये सारे का सारा डीएनए है। बड़ा मजा आएगा जब मैं आपको इसके पास पेपर क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आप ठा आंसर दे देंगे, स्टेटमेंट लिखूंगा आप फौरन आंसर दे देंगे, क्योंकि ये सब सीक्वेंस जब मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए बनाया मैंने।